नमस्कार दोस्तों, शाम की टैली की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं किसी चीज़ की लैब नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे छात्र टैली में खास तौर पर कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगा कि टैली में जो हम बिल बनाते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके लेज़र के ऊपर, लेकिन लेज़र में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है। वो सारी की सारी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे, तो इस क्लास को आखिरी तक देखें। नोट करने वाले नोट करते रहें और नोट करने के बाद शेयर भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट लेज़र। लेज़र के बारे में कैसे समझें, लेज़र के बारे में कैसे समझें। वैसे कुछ लेज़र तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था और मेरे हिसाब से उनके बारे में तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो उनको लेकर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का टॉपिक उठाता हूँ। बताइए मुझे, इस माउस का लेज़र क्या होगा? माउस का लेज़र क्या होगा? बताइए मुझे, माउस का लेज़र क्या होगा? आई होप आप लोगों को पता होगा। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा लेज़र क्या होगा? मेरा नाम इन सेंस आरिफ। तो आपका क्वेश्चन होगा मेरा नाम बाई में है कि टू में है? अगर मैंने बोला कि मेरा नाम बाई में है तो आप बोल दोगे सनी डेप्टर, और अगर मैंने बोला मेरा नाम टू में है तो आप बोल दोगे सनी क्रिएटर। बट यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं जहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। ओके, एक व्यक्ति का लेज़र, एक पार्टी का लेज़र सन्नी डेप्टर, सन्नी क्रिएटर्स के अलावा भी कुछ और हो सकता है। हो सकता है, कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। अब जैसे एक चीज़ समझिए, हमारी फर्म ने किसी दूसरी फर्म को दान किया, मीन्स चैरिटी दी। अब मैंने क्वेश्चन बोला कि फर्म गिवन चैरिटी 50,000 रुपीज टू रवि एंड सन्स कंपनी। अब इसका मतलब क्या था? फर्म ने 50,000 रुपए की चैरिटी रवि एंड सन्स कंपनी को किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि चैरिटी मीन्स होता है दान। अगर हमारी फर्म ने किसी दूसरी फर्म या कंपनी को चैरिटी की है तो क्या वो कंपनी हमारी कंपनी की डेप्टर कहलाएगी? आप सोच कर बताइए कि अगर हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो क्या इस ये सोच कर देते हैं कि वो मेरा पैसा मुझे वापस करेगा? अगर हम ये सोच कर देते तो वो दान नहीं कहलाता, वो लोन कहलाता। लोन कहलाता और वो उस व्यक्ति के लिए लायबिलिटीज होती और हमारे लिए करंट एसेट्स होता। होता कि नहीं होता? बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमने उस व्यक्ति को पैसा तो दिया है लेकिन ये सोच कर नहीं दिया कि वो वापस करेगा, हमने उसको चैरिटी की है। अब ऐसी कंडीशन पे हम उसका लेज़र क्या बनाएं, किसी व्यक्ति का लेज़र क्या बनाएं? जैसे हमने बोला कि हमारी फर्म ने कुसमांडा देवी मंदिर में 5,000 रुपये चैरिटी की। हमारी फर्म ने कुसमांडा देवी मंदिर को 5,000 रुपये चैरिटी की, तो इसको जब हम बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? बाई चैरिटी अकाउंट टू कुसमांडा टेम्पल अकाउंट, ये तो बनाते हैं ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस बाई में जाते हैं, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट टू में जाती हैं। ये हमने नियम पढ़ा था। तो मैंने बोला चैरिटी हमारी फर्म ने दी है, तो चैरिटी मीन्स दान। जब हमारी फर्म दान करेगी तो डेफिनेटली हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस बाई में मैंने डाल दिया बाई चैरिटी अकाउंट। किसको किया था? कुसमांडा टेम्पल को। तो टू कुसमांडा टेम्पल अकाउंट हो गया। लेकिन क्या कुसमांडा टेम्पल का आप सन्नी क्रिएटर्स बना सकते हो? सन्नी क्रिएटर्स बना सकते हो। अगर सन्नी क्रिएटर्स बनाओगे तो वो हमारे कंपनी की लेनदार कहलाएगी। लेकिन क्या कुसमांडा टेम्पल हमारी कंपनी की लेनदार थी? नहीं थी ना, वो तो हमने दान किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम लेज़र क्या बनाएं? अगर हमने, हमारी फर्म ने किसी दूसरी फर्म या कंपनी को दान किया है तो उसका लेज़र हम क्या बनाएंगे, पहले इसको समझेंगे। और आज कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग लेज़र हम समझने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी को दान करती है, चैरिटी करती है, तो ऐसी कंडीशन में उस फर्म या कंपनी का लेज़र या तो कैश इन हैंड में बनाएंगे या तो बैंक अकाउंट में बनाएंगे। अब कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट में कब कब बना सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर हम दान कैश में कर रहे हैं, अगर हम दान कैश में कर रहे हैं तो उसका लेज़र हम कैश इन हैंड में बनाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम दान चेक से कर रहे हैं तो उसका लेज़र हम बैंक अकाउंट में बनाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? ओके, तो अगर हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी को चैरिटी कर रही है, दान कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टी का जो हम लेज़र बनाते हैं वो कैश इन हैंड या कैश या तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। सन्नी क्रेडिटर्स या सन्नी डेप्टर्स नहीं बनाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? ओके, अब दूसरी कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। एक होता है भाड़ा, भाड़ा इन सेंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट मंगाया। मान लो हमारी कंपनी में हमने एक इंजन मंगाया।
इंजन की कॉस्ट जो थी वो थी लगभग 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये का इंजन था। इंजन हमने परचेस किया नोएडा से, नोएडा यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। अब इंजन किसी ना किसी साधन के द्वारा तो आएगा ही आएगा। तो मान लो वो इंजन किसी ट्रक में लद के आया, उस ट्रक वाले को हमने 15,000 रुपये भाड़ा दे दिया। तो अब जब हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस का बिल बनाते हैं तो पहले तो हम बिल क्या बनाएंगे वो हम समझ लेते हैं। तो हमारी फर्म ने एक इंजन परचेस किया तो बाई इंजन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी फर्म ने भाड़ा भी दिया, तो जब भाड़ा हमने दिया हुआ है तो डेफिनेटली भाड़ा हमारे पास हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा, तो भाड़ा आपका बाई में हो जाएगा। तो बाई इंजन अकाउंट, बाई ट्रांसपोर्ट अकाउंट और टू कैश अकाउंट हो जाएगा अगर हमने पेमेंट किया। उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर कर देंगे, ये तो आपका बिल बन गया, पेमेंट वाउचर आपका हो जाएगा। बट कंडीशन ये आती है, जैसे इंजन का तो आपने बना दिया फिक्स्ड एसेट्स, कैश का तो बनेगा नहीं। बट ये जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है इसका बिल क्या बनाएंगे, इसको समझते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का हम बिल क्या बनाते हैं, तो एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो होता है इसका जो लेज़र बनाते हैं हम लोग, वो दो तरीके से बनता है। इसको थोड़ा सा समझने की बात है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेज़र दो तरीके से बनता है, ये डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस देने वाला कौन है। मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस किस चीज़ पर दिया गया है, सेल पर दिया गया है या परचेस पर दिया गया है, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। पहले ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेज़र बनाने से पहले एक चीज़ समझो, जैसे मेरी फर्म है, सामान को परचेस भी करती है, सामान को सेल भी करती है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, आपने प्रोडक्ट परचेस किया, बहुत बार आपको डिलीवरी चार्जेस देना पड़ता है और बहुत बार कंपनी खुद देती है। अब अगर हम कंपनी की साइड से सोचें, कंपनी की साइड से मतलब ये मान लो कि हमारी कंपनी फ्लिपकार्ट की कंपनी है और हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो बहुत बार तो हम डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार डिलीवरी चार्जेस हम देते हैं, ठीक है। अब डिलीवरी चार्जेस हम क्यों देते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो अब आप इसको थोड़ा सा समझो। फ्रेट चार्जेस जिसको हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोलते हैं, ये दो तरीके से होता है, एक होता है फ्रेट चार्जेस आउटवर्ड, एक होता है फ्रेट चार्जेस इनवर्ड। जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उसके बाद हम लोग भाड़ा देते हैं, तो वो हमें देना ही है, ये हमारे ऊपर कंपलसरी है, हमें देना ही पड़ेगा, जिस वजह से ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। फ्रेट चार्जेस जब आपकी कंपनी यानी कि हमारी फर्म, जब हमारी फर्म या कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करती है, उसके बाद हम जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हैं। अब एक चीज़ समझो, देखो प्रोडक्ट हमने परचेस किया दूसरी कंपनी से और जो हमने भाड़ा दिया हुआ है वो उस कंपनी को नहीं दिया, एक्चुअल में उस कंपनी ने एक ट्रांसपोर्टर को हायर किया और उससे मेरा प्रोडक्ट भिजवाया। तो वो कंपनी और वो ट्रांसपोर्टर दोनों अलग अलग है। हालांकि जो पूरा पेमेंट मैंने किया ये यहाँ से मैंने उस पार्टी को ही किया जहाँ से मैंने प्रोडक्ट परचेस किया था, बट उस पार्टी के पास तो सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये ही पहुँचा ना, इंजन का पैसा ही। लेकिन बाकी की जो मैंने 15,000 या 20,000 रुपये भाड़ा दिया था वो वहाँ से ट्रांसपोर्टर के पास पहुँच गया। अब जब हम यहाँ पर बात ये आती है कि ट्रांसपोर्टर वो सब कुछ ठीक ठाक है, बट वेजेस का जो वेजेस कह रहा हूँ, फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भी आप नोट कर रहे हो, वो उसका लेज़र क्या बनता है। तो जब हमारी फर्म या कंपनी प्रोडक्ट को परचेस करती है, उस पर भाड़ा देती है, तो उसका लेज़र बनता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, समझ में आ गया। जब हमारी फर्म या कंपनी प्रोडक्ट को परचेस करती है और उस पर जो भाड़ा देती है वो बनता है डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन वहीं पर जब हमारी कंपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करती है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी कंपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करती है और उसके बाद भाड़ा भी देती है, जैसे कि हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट को सेल भी किया और उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया भी, तो यहाँ पर भाड़ा हमारी कंपनी ने दिया ना। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हैं, फ्रेट चार्जेस देते हैं, तो ये हमारी फर्म या कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या समझाना आपको ये चाहता था कि नाम के हिसाब से लेज़र नहीं बनाने हैं, सिचुएशन के हिसाब से बनाने हैं। पहले मैंने एक व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारी फर्म ने राहुल नाम के व्यक्ति को चैरिटी की, हमारी फर्म ने राहुल को चैरिटी की, तो हमने क्या बना दिया, बाय चैरिटी अकाउंट टू राहुल अकाउंट। अब राहुल एक व्यक्ति है, बट इसका आप लेजर सन्डी क्रेडिटर या सन्डी डेप्टर नहीं बनाएंगे, इसका लेजर हम बनाएंगे, हमने चैरिटी किस मोड से की है, अगर कैश से की है तो कैश इन हैंड, और अगर अकाउंट बैंक से की है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा जाके, ठीक है। दूसरा मैंने भाड़ा को लेकर बताया हुआ है आपको कि हमारी फर्म या कंपनी ने एक प्रोडक्ट को सेल करा है, उसके बाद उसमें भाड़ा भी दिया है पहुंचाने का, तो उसका जो लेज़र बनेगा भाड़े का यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस का क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया जब हमारी कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है उस पर जो भाड़ा देती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट को परचेस करती है और उस पर जो भाड़ा देती है वो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ लेज़र ऐसे होते हैं जो पहले से फिक्स्ड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं। परचेस का लेज़र हमेशा परचेस बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। परचेस का लेज़र हमेशा परचेस ही बनता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेल्स का लेज़र हमेशा सेल्स ही बनता है, परचेस का परचेस अकाउंट, सेल का सेल्स अकाउंट, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। एक चीज और आती है निकल कर, उसको भी थोड़ा समझ लें। जैसे हमारी फर्म या कंपनी का ऑनर, हमारी फर्म या कंपनी का ऑनर खुद के खर्चे के लिए, खुद के उपयोग के लिए कोई प्रोडक्ट या पैसा कंपनी से निकालता है, तो उस कंडीशन में उसका लेजर कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे मैंने बोला, कंपनी के ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए 50,000 रुपये कंपनी से निकाले, तो जो पर्सनल एक्सपेंस होता है उसको हम बिल में ड्राविंग लिखते हैं, DRAWING। तो यहाँ पर हमने बोला क्या, हमारी फर्म के मालिक ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए 10,000 रुपये निकाले। तो जब हमारी फर्म यहाँ से देगी पैसा, तो हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। ऑल एक्सपेंस एंड लॉस बाई में जाते हैं, तो बाई ड्राइविंग अकाउंट हो जाएगा, बाई ड्राइविंग अकाउंट तो हो जाएगा। और टू में हम डाल देंगे, अगर हमने हमारी फर्म ने कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, चेक दिए है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अगर हमारी फर्म से उसने कोई सामान लिया है तो सामान को हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो आपने बना दिया बाई ड्राइविंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, बाई ड्राइविंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब ड्राइविंग का लेजर क्या बनाएंगे? एक्चुअल में जब हमारी फर्म या कंपनी से कोई व्यक्ति यानी कि कंपनी का ऑनर पैसा निकालता है या कुछ भी निकालता है, तो उस टाइम हमारी कंपनी की कैपिटल में इफेक्ट पड़ता है, तो जिस वजह से उसका जो लेजर बनाएंगे वो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। किसका? ड्राइविंग का। क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डन है ना, याद रहेगा? ओके। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को आपने समझा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझा। हालातों के हिसाब से मैंने भले ही आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बारे में भी बताया, लेकिन बहुत सी चीज़ों को आपको और समझना है। अब हम समझ लेते हैं बिलिंग को लेकर, लाइट बिल को लेकर। खासतौर पर लाइट बिल में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती हैं, ये मैं आपको आज खासतौर पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग मेरे ही वीडियो पे आकर कमेंट ये करके ना बताएं कि आपने तो उस दिन ये बताया था, आज ये बता दिया। लाइट बिल का जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। अब समझते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब होता है। मैं सिर्फ लाइट बिल की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर सारे के सारे बिलिंग की बात हो जाएगी। लाइट बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, जितने भी बिल होते हैं सारे के सारे हो सकते हैं, फ़ोन बिल भी हो सकता है। तो आप बिल के बारे में समझो। वैसे तो आमतौर पर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया था एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस मैंने बताया था किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक के बीच में किया गया खर्चा व्यय कहलाता है। मैंने आपको बताया था। अब व्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में किया गया खर्चा होता है। मैन्युफैक्चरिंग में किया गया खर्च जो होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग इन सेंस कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है, तो फैक्ट्री में जो बन रहा है तो इसको बनाने में जो जो खर्चे हम करेंगे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री की जो लाइटिंग होती है, प्रोडक्ट को बनाने में लाइट की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता होगा। तो फैक्ट्री की जो लाइटिंग होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऑफिस की लाइटिंग की बात करूंगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। समझ में आ गया? यानी कि जहां पर उसके बिना काम नहीं हो सकता था वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और जहां पर उसके बिना काम हो सकता था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं ऑफिस लाइटिंग की, तो ऑफिस लाइटिंग का रोल प्रोडक्ट को बनाने में नहीं था, ठीक है। तो बिलिंग की बात समझ में आ गया ना, कि अगर मैं ऑफिस लाइट की जो बिल आ रहा है उसकी बात करूंगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन वहीं पर अगर मैं फैक्ट्री लाइटिंग बिल की बात करूंगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो टैक्स आपका कोई भी हो सकता है। टैक्स में आपका TDS, TCS, सर्विस टैक्स, GST या इनकम टैक्स कुछ भी हो सकता है। इन सभी का जो लेजर बनता है वो बनता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। टैक्स का लेजर क्या बनेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका तरीका। यानी कि आज हमने पहले सबसे पहले क्या समझा, फिक्स एसेट्स के बारे में तो आपको मालूम ही है। इस डब्बे का लेजर क्या बनेगा बताइए? ये हम लो टूट गया। हमारी फर्म ने एक डब्बा परचेज करा है, इस डब्बे का लेजर क्या बनेगा बताइए? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता हूँ।
आप मुझे रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, लाइव कमेंट पे रिप्लाई करना। मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी फर्म ने 25,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा। हमारी फर्म ने 25,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा और उसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस दिया। फर्म ने 25,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदा और 50 रुपये डिलीवरी चार्ज दिया। मुझे आप बताइए, डिलीवरी चार्जेस जो है इसका जो लेज़र बनेगा वो क्या होगा, यानी डिलीवरी चार्जेस का अंडर ग्रुप जो होगा वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स का। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तब तक आप इसका आंसर दीजिएगा। नंबर डाल के दीजिएगा, मिक्स ना हो जाए कि आप जो ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो पहला क्वेश्चन था, जो हमने डिलीवरी चार्जेस दिया है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कि हमारी फर्म ने अपनी फैक्ट्री में ये मान लो पुताई करवाई। ठीक है, पुताई करवाई, ये हालात में बता रहा हूँ कि हमारी फर्म ने कंपनी में पुताई करवाई। पुताई कराने के बाद जिस वर्कर को हमने रखा था पुताई करने के लिए, उसको हमने उसकी मजदूरी 50 ज़्यादा हो रहा है 5,000 रुपये दे दिया। अब मुझे बताइए कि वेजेस जो होगा, मजदूरी जो होगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 था। जब तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, हमारी फर्म ने अमित नाम के लड़के को 500 रुपये दान कर दिया। हमारी फर्म ने अमित नाम के लड़के को 500 रुपये दान कर दिया। अमित का लेज़र क्या बनेगा, यानी कि अमित का अंडर ग्रुप क्या बनेगा। जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अगर मैं आंसर्स के लिए रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आंसर्स के लिए रुक नहीं रहा हूँ, बट आप लाइव कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करते रहें। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लो कि हमारी फर्म ने किसी व्यक्ति को 500 रुपये का सामान बेचा था और बाद में वो व्यक्ति पैसा लेके भाग गया। जैसे कि हालात में पैदा कर दूँ, हमने 500 रुपये का माउस शिवम को बेचा। पहला क्वेश्चन ये है हमारा, हमने 500 रुपये का माउस शिवम को बेचा, तो यहाँ पर टू माउस अकाउंट बाय शिवम अकाउंट बन जाएगा। उधार पे बेचा, टू माउस अकाउंट बाय शिवम अकाउंट, तो शिवम का लेज़र क्या बनेगा, पहले तो आप ये बताइए शिवम का लेज़र क्या बनेगा। ठीक है, शिवम का लेज़र क्या बनेगा, टू माउस अकाउंट बाय शिवम अकाउंट। जल्दी से बताइए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं से निकलता है, शिवम भाग गया शिवम मान लो कि ये देश छोड़कर चला गया, 500 रुपये हमारे लेके भाग गया और हमें ये बता दिया गया कि शिवम आपके 500 रुपये लेके भाग गया है। अब हमें उस बिल को एडजस्ट करना पड़ेगा, शिवम के पैसे को ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़ीरो नहीं करेंगे तो हमें हमेशा वो 500 रुपये, तो अब हमें बता दिया गया कि वो 500 रुपये लेके भाग गया है, तो अब हमें इसका भी बिल बनाना पड़ेगा। तो बैड डेब्ट्स मीन्स होता है डूबा हुआ धन। हमें पता चला कि हमारे 500 रुपये डूब गए हैं, और डुबाने वाला कौन था, उस व्यक्ति का नाम मैं भूल गया, क्या नाम मैंने बोला है वीडियो में, शायद राहुल मैंने बोला होगा। राहुल लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, जो भी हो, मुझे मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया है, बाकी मैं जब वीडियो एडिट करूँगा उसका नाम लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट टू राहुल अकाउंट। ठीक है, पीछे बाय राहुल रखा था ना, टू राहुल अकाउंट हो गया, बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट टू राहुल अकाउंट। अब राहुल का लेजर तो हम बनाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हैं, बट बैड डेब्ट्स का लेजर क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए। बैड डेब्ट्स का लेजर क्या बनेगा, या आप मुझे बताइएगा। तो बैड डेब्ट्स का लेजर आई होप आप लोग बता दोगे। अब मुझे ये बताइए, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं एक क्विज स्टार्ट कर लूँ। टैली के ये क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, टैली के ही सारे के सारे मैं आप लोगों के बीच में क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। मतलब टैली की नहीं, जो टॉपिक चल रहा होगा एडीसीए के बैच में इस समय टैली ही चल रही है, तो टैली के ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे से डेली कहते हो कि सर क्वेश्चन पुट अप करो। अब मैं अगर क्लास में क्वेश्चन पुट अप करता हूँ तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटा, और इससे मेरा ही लॉस होगा, क्योंकि लाइव के बाद जो व्यूअर्स होते हैं वो उसको नहीं देखेंगे। तो मैं चाहो अगर आप लोग चाहो या ना चाहो, मैं करूँगा ही करूँगा और आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं डेली शाम को 7 बजे ट्राई करूँगा, डेली तो मैं नहीं कह सकता, बट कोशिश करूँगा कि मैं डेली अपलोड कर सकूँ लाइव क्वेश्चंस, और उम्मीद करूँगा उसमें आप एग्जैक्टली 7 PM पे आ जाएंगे और उनके आंसर्स भी देंगे। नमूना क्या होगा वो भी मैं आपके बीच में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास आखिरी तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।